बायोडायवर्सिटी के बारे में कि पूरे वर्ल्ड में कितनी बायोडायवर्सिटी है और हमारे इंडिया में बायोडायवर्सिटी का क्या पोजीशन है। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आज हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और अभी तक कई बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो सवाल ये आता है कि हमारी अर्थ पर जो बायोडायवर्सिटी, तो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में हम लोग देखेंगे कि हमारी अर्थ के ऊपर जो बायोडायवर्सिटी पाई जा रही है उसका पैटर्न क्या है, कहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज़्यादा है, कहाँ पर बायोडायवर्सिटी कम है, इसके बारे में कुछ डाटा दिया गया है। हमको ये डाटा ही याद रखना है क्योंकि अगर पूरे नंबर लेना है तो डाटा के साथ जब आंसर लिखेंगे तो हमारे नंबर कोई नहीं काट पाएगा। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में देखने को क्या मिलता है कि हमारी अर्थ पर जो बायोडायवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं कि हमारे इक्वेटर के आसपास बहुत रिच बायोडायवर्सिटी है। हमारे इक्वेटर के आसपास यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ऊपर आते हैं टेम्परेट एरिया में 66.5 पे, यहाँ पे आपका है टेम्परेट एरिया, नीचे भी है आपका टेम्परेट एरिया, इसमें थोड़ा कम बायोडायवर्सिटी है इस एरिया में। और जब हम पोल पे जाएंगे तो वहाँ तो बहुत ही कम बायोडायवर्सिटी है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। बायोडायवर्सिटी मतलब टाइप ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज। हाँ, तो ये पैटर्न जो है इसके बारे में हमको ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं बायोडायवर्सिटी में लगातार कमी होती चली जाती है। ये एक पैटर्न देखने को मिलता है हमारी अर्थ के ऊपर। इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। मुझे लग रहा है कि ये ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया होगा। पोल पर बहुत कम बायोडायवर्सिटी है और इक्वेटर पर बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है। तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब है whenever we move from equator to pole, either it is a south pole or it is a north pole, whenever we move towards the pole the biodiversity will regularly decreasing, कम होती हुई चली जाती है। जैसे जैसे इधर आएंगे बायोडायवर्सिटी में हमको कमी देखने को मिलती है। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। अब आपको अगर पूरे नंबर लेना है तो आपको एग्जाम्पल देना होगा, आपको डाटा बताना होगा। एक एग्जाम्पल तो बताइए कि कैसे बायोडायवर्सिटी कम हो रही है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। तो ये ही आपको याद रखना है। इसके लिए मैं आपको कुछ डाटा दे रहा हूं, देखिए वो बिल्कुल याद भी हो जाएगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया कहाँ है? बिल्कुल इक्वेटर के पास में है, लोकेटेड एट इक्वेटर। ठीक है, कोलंबिया का एक नाम याद हो गया, ये इक्वेटर के पास है, हम मान लेते 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा जो आपको एक और शहर का नाम लेना होगा वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। अमेरिका में ही पूरा ये सब ज़्यादा रिसर्च किया, डाटा वहाँ पे आसानी से उन्होंने कलेक्ट किया, तो वही हम एग्जांपल ले रहे हैं। न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो ये 41 डिग्री नॉर्थ में पहुँच गए हम लोग। हाँ, ये कोलंबिया 0 डिग्री पे था और न्यूयॉर्क कहाँ पे पहुँच गया? 41 पे। अब हम थर्ड बात करेंगे ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड है आपका 71 डिग्री नॉर्थ। देखिए आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं
एक्चुअली ये जा तो ऊपर रहे थे, मुझे ऊपर लिखना था, इधर कोलंबिया लिखना था, ऊपर न्यूयॉर्क लिखना है, फिर ग्रीनलैंड लिखना है। एक्चुअली ये नॉर्थ में जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपका इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, तो आपका यहाँ पर आ रहा है न्यूयॉर्क और यहाँ पर आ रहा है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, ये वाली पोजीशन है। यहाँ पे आपका था कोलंबिया, कोलंबिया, ये हो गया आपका न्यूयॉर्क, ये हो गया आपका ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने जो बर्ड्स हैं, एविज बर्ड्स, पक्षी, इनकी स्पीसीज काउंट किया, इनकी स्पीसीज को काउंट किया। तो उन्होंने देखा कि कोलंबिया के आसपास का जो एरिया था, एरिया उन्होंने फिक्स रखा कि इतने एरिया में हमको स्पीसीज देखना है। तो कोलंबिया में देखा तो कोलंबिया में लगभग 1400 टाइप ऑफ बर्ड स्पीसीज मौजूद थी। कहाँ पे? कोलंबिया में। कितना था? 1400। ये डाटा अगर याद रखते तो नंबर आपके पूरे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पक्षियों की इतनी प्रजातियां मौजूद थी कोलंबिया में। जब वो पोल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, पहुंच गए न्यूयॉर्क पे। न्यूयॉर्क का पोजीशन 41 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पर जब उन्होंने जाकर देखा तो न्यूयॉर्क में केवल थी आपके, हाँ सॉरी, न्यूयॉर्क में यहाँ पर आपके स्पीसीज थी ओनली 105 बर्ड स्पीसीज, हाँ 105 बर्ड स्पीसीज 41 डिग्री नॉर्थ पर। 0 डिग्री पर कोलंबिया था, कोलंबिया में था 1400। अब हम बात करेंगे हमारा ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड है आपका 71 डिग्री नॉर्थ और यहां पर बर्ड की स्पीसीज मिली ओनली 56। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे थे, हमारी बायोडायवर्सिटी लगातार कम होती हुई चली जा रही है। दैट इज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। शहर के नाम याद रखने हैं। पहला आपको कोलंबिया नाम याद हो जाएगा, सब अमेरिका के शहर हैं। दूसरा आपको न्यूयॉर्क याद हो जाएगा और तीसरा आपको ग्रीनलैंड याद करना है। इनका आपको लैटिट्यूड याद करना है और टाइप ऑफ स्पीसीज याद करना है। मुझे लग रहा है कि आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया जो समझाता है कि जब कभी भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, बायोडायवर्सिटी में लगातार कमी होती हुई चली जा रही है। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा उसमें डाटा नहीं है। इक्वाडोर, इक्वाडोर के फॉरेस्ट में हम बात किए, हाँ इक्वाडोर। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो दो रेन फॉरेस्ट का कंपैरिजन करेंगे। पहला है आपका इक्वाडोर और दूसरा जो आपका है मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। यहाँ के फॉरेस्ट की बात करते हैं। इक्वाडोर के जो जंगल है वो लगभग इक्वेटर के आसपास हैं और ये आपका नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, काफी ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ इक्वाडोर के जंगलों में हमने देखा इस जंगल की बजाय यहाँ पर 10 टाइम्स ज्यादा, 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा वैस्कुलर प्लांट की स्पीसीज मौजूद थी। तो यहाँ पर वैस्कुलर प्लांट का देखा, इक्वाडोर में बहुत ज्यादा, बजाय मिडवेस्ट ऑफ यूएसए के जंगल में वैस्कुलर प्लांट की बहुत रिच बायोडायवर्सिटी मौजूद थी। आप थोड़ा सा अगर वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो लगभग इक्वेटर के आसपास यहाँ पर आपके मौजूद है। साउथ अमेरिका में आप जाएंगे, इधर नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पर जो अमेजोन रिवर है, अमेजोन नदी है, वहां पर बहुत घने जंगल मौजूद हैं अमेजोन में। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो विश्व का सबसे रिच बायोडायवर्सिटी प्लेस है अमेजोन रेन फॉरेस्ट।
यहां अभी तक कितनी स्पीसीज है ये हम जान भी नहीं पाए। सबसे घने जंगल की अगर हम बात करते हैं, सबसे रिच बायोडायवर्सिटी प्लेस की अगर हम बात करते हैं, तो वो अमेजोन नदी के आसपास के जंगल हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, उन्हीं की बात करते हैं। यहीं पर एनाकोंडा जो स्नेक होता है सबसे बड़ा, जिसको माना जाता है एनाकोंडा, वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना घना जंगल है कि इसको हमने नाम दिया है लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ, हमारी पूरी अर्थ का ये लंग्स है। पूरी अर्थ को ऑक्सीजन यहीं से मिल रहा है। इतना बड़ा विशाल घना जंगल है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत वैरायटी है, बहुत स्पीसीज है। इसको अभी इसमें बहुत कुछ नई नई स्पीसीज खोजने की संभावना है। बहुत स्पीसीज को अभी हमें जानना बाकी है। तो यहां पर केवल इस अमेजोन रेन फॉरेस्ट की ही हम बात करते हैं। यहां पर लगभग 40,000 टाइप के प्लांट्स मौजूद हैं। यहां पर लगभग 3,000 टाइप ऑफ स्पीसीज मौजूद हैं उस रिवर में, फिश मौजूद हैं। यहां पर लगभग 1300 टाइप के पक्षी मौजूद हैं। टाइप के, मैं टाइप बात कर रहा हूं, बायोडायवर्सिटी की बात कर रहा हूं। यहां लगभग 427 मैमल्स मौजूद हैं, मैमल्स मौजूद हैं, और 427 टाइप के ही एम्फीबिया भी मौजूद हैं। ये कुछ डाटा है। आप बोलेंगे सर इतना सब हम तो याद नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल याद मत रखिए, लेकिन आपको मालूम तो चलेगा कि इतना रिच बायोडायवर्सिटी है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इतना सारा रिच बायोडायवर्सिटी है। वही एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ ये सब डाटा दिया हुआ है, इतना याद नहीं हो पाता। अगर यहाँ इनवर्टिब्रेट की बात करें, नॉन कॉर्डेटा की बात करते हैं, तो उनकी संख्या तो बहुत है। 1,25,000 टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, जिसमें आपका इंसेक्ट भी शामिल है। तो इतना रिच बायोडायवर्सिटी है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कई बार ये भी एक नंबर में पूछा गया, लंग्स ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? आंसर आता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। तो आखिर इस इक्वेटर के आसपास के इलाके में ऐसा क्या है कि यहाँ इतनी रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है? इस इलाके में आखिर इतनी रिच बायोडायवर्सिटी क्यों होती है? ये सवाल आता है हमारे दिमाग में। तो सीधा सीधा आंसर तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाइपोथेसिस अलग अलग आई थी, जिनमें ये विचार किया गया कि यहाँ पर शायद ये कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी है। 3 तरह की हाइपोथेसिस काफी फेमस हैं, जो यहाँ की रिच बायोडायवर्सिटी के बारे में हमको एक्सप्लेन करती है। ये 3 नंबर में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, क्या कारण है इक्वेटर पर इतनी रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है? तो 3 हाइपोथेसिस, 3 लिखना है, तब 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो जानते हैं एक एक हाइपोथेसिस को, आखिर क्या कारण है कि इक्वेटर के आसपास के इलाके में रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो पहली हाइपोथेसिस तो ये बोलती है कि जब इवोल्यूशन होता है तो वहां एक शब्द आता है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है? एक पुरानी स्पीसीज से नई नई स्पीसीज का बनना, ये क्या कहलाता है? स्पेसिएशन। कोई भी एक पुरानी कोई स्पीसीज है, पेरेंट स्पीसीज है, उससे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीसीज बनती हैं। ठीक है, ये क्लास 10 का टॉपिक था, इवोल्यूशन में भी मैंने आपको समझाया था। स्पेसिएशन के कारण कई हो सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हो सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है। ह्यूगो डी ब्रीस ने बताया था हमको, ऑर्गन यूज एंड डिसयूज लेमार्क ने बताया था। कई सारी थ्योरी हैं। तो स्पीसीज पुरानी से ही नई नई बनती हैं, और ये अचानक से तो बनती नहीं है। स्पीसीज बनने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। स्पेसिएशन इज ए
लॉन्ग टाइम प्रोसेस, हाँ, नई नई स्पीसीज बनना। तो जब ये पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज बन रहे, बहुत समय लग रहा है, अगर यहां बीच में कोई फ्लक्चुएशन आ गए, तो यहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि स्पेसिएशन या नई स्पीसीज का बनना एक बहुत लंबे टाइम वाली प्रोसेस है। अगर मान लीजिए पुरानी स्पीसीज से कुछ नई स्पीसीज बन रही है और इस दौरान अगर कोई फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, या मौसम बदल गया, या कुछ भी हो रहा है, तो पुरानी स्पीसीज जो धीरे धीरे नई बन रही थी वो बेचारी खत्म हो जाती है। हाँ, ऐसा अगर लंबे समय में कुछ काम होना है तो चांसेज है उसको डिस्ट्रॉय होने के। तो यहां पर पहला जो हाइपोथेसिस दिया, वो हाइपोथेसिस ये बोलता है कि स्पेसिएशन वाकई में एक बहुत लंबे टाइम की प्रोसेस है और टेम्परेट एरिया की बजाय जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, यहां पर बहुत कम फ्लक्चुएशन आते हैं। यहां लगभग साल भर एक ही जैसा क्लाइमेट बना रहता है, यहां डिस्टरबेंस नहीं होता है। टेम्परेट में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसीलिए टेम्परेट में कम स्पीसीज बन पाती हैं और ट्रॉपिकल में लगभग सस्टेन एक जैसा लंबे समय तक मौसम बना रहता है। यहां पर कोई फ्लक्चुएशन, ग्लेशिएशन, ज्वालामुखी, भूकंप ऐसा बहुत कम होता है। लॉन्ग टाइम तक यहां पर इस तरह का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, इसलिए यहां बहुत ज्यादा स्पीसीज बन जाती हैं। ये एक पहली हाइपोथेसिस है। इसमें बताया कि जो टेम्परेट एरिया है यहाँ बहुत ग्लेशिएशन होते रहते हैं। हाँ, कुछ न कुछ यहाँ डिस्टरबेंस होता है, बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी कुछ न कुछ होता रहता है टेम्परेचर ये टेम्परेट एरिया में। लेकिन ट्रॉपिकल में लगभग साल भर एक ही जैसा सेम टाइप का क्लाइमेट रहता है। तो यहाँ स्पीसीज पुरानी धीरे 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 आराम से नई नई स्पीसीज में कन्वर्ट होती रहती है। तो पहली हाइपोथेसिस आपको समझ में आई होगी। इन कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट एरिया, ट्रॉपिकल एरिया हैव a sustain type of environment. There is no any glaciation found in the for the long time duration. So ट्रॉपिकल एरिया को ज्यादा लंबा समय मिलता है स्पीसीज बनाने के लिए। टेम्परेट में तो बार बार ये स्पेसिएशन प्रोसेस खराब हो जाती, खत्म हो जाती, नई स्पीसीज नहीं बन पाती। दूसरा जो आपका दिया है एक हाइपोथेसिस है, हम केवल ऐसा विचार कर सकते हैं, एकदम कोई एविडेंस या ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास। दूसरा ये माना गया कि जो ट्रॉपिकल एरिया है ये लेस सीजनल होता है, यहाँ सीजन भी नहीं होते, साल भर एक ही जैसा क्लाइमेट है। हाँ, यहाँ पहली बात तो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक कोई ग्लेशिएशन, ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप इस तरह का नहीं देखने को मिलता। और दूसरा यहाँ पर सीजन भी नहीं होते, सीजन होते हैं टेम्परेट एरिया में, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, कभी बरसात आ रही है, ये सीजनेबल एरिया है। तो यहाँ पर स्पीसीज इतना बन नहीं पाती और यहाँ एक जैसा क्लाइमेट होने से स्पीसीज आसानी से बनती चली गई। ये भी एक कारण माना गया। एक तो ग्लेशिएशन हो गया, दूसरा लेस सीजनल हो गया, इसलिए यहां ज्यादा स्पीसीज पाई गई। तीसरा जो सबसे ऑथेंटिक लगता है वो हाइपोथेसिस थोड़ा सा ठीक लगता है। तीसरी हाइपोथेसिस बोलती है कि हमारे इक्वेटर के आसपास एक तो ज्यादा बरसात होती है और ज्यादा सनलाइट यहां गिरती है, मोर सनलाइट, और जहां ज्यादा सनलाइट होगी वहां ज्यादा बायोमास प्रोडक्शन होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा फूड यहां पे प्रोड्यूस किया जाएगा, इस एरिया की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। मैंने बहुत सारे शब्द एक साथ इस्तेमाल कर लिए। जितनी ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ही फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितनी फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा वहां स्पीसीज भी पाई जाएंगी। ज्यादा फूड तो ज्यादा स्पीसीज। बजाय टेम्परेट के, बजाय पोलर एरिया के, वहां पर तो सनलाइट भी नहीं आता पोल पे, तो 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात, इस तरह का कंडीशन वहां दिखता है।
तो वहां जब प्रोडक्टिविटी ही इतनी कम है तो क्या फूड बनेगा वहां? जब फूड ही नहीं बनेगा तो क्या स्पीसीज वहां डेवलप हो पाएंगे? एक्चुअली जहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा बायोमास बनेगा, उस जगह पर ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी। ये वाकई में थोड़ा सा दमदार लगता है। तो स्पेशिएशन इज ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस एंड इन रिमोट पास्ट टाइम देयर आर लेस glaciation found in the tropical area, so it have more biodiversity. टाइम ज्यादा मिला, एक जैसा लंबा समय मिला, इसलिए यहां ज्यादा स्पीसीज बनी। दूसरा बोलता है कि यहां सीजन भी नहीं होते, सर्दी गर्मी बरसात भी नहीं होते, इसलिए यहां ज्यादा स्पीसीज बनी। और तीसरा बोलता है कि यहां सनलाइट ज्यादा मिलता है, यहां रेन भी ज्यादा होता है, खास तौर पर रेन भी ज्यादा होता है, इसलिए यहीं पर सबसे ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं और यहीं पर रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट, ये टॉपिक आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, जो वाकई में बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझिए। ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है। आप बोलेंगे सर हर चीज पूछी जाती है, भैया ये बायोलॉजी है, हर लाइन से यहाँ क्वेश्चन बनता है, आराम से आपको इसको समझना है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये क्या है, ये थोड़ा सा जानना है हमको। एक्चुअली हमको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये हम्बोल्ट का नाम याद कर लीजिए, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने थोड़ा सा देखा, जब ये अपना रिसर्च कर रहे थे, जंगलों को एक्सप्लोर कर रहे थे, नई नई स्पीसीज ढूंढ रहे थे, तो उनको एक पैटर्न यहाँ पे बायोडायवर्सिटी में दिखाई दिया कि एरिया से कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी का कोई पैटर्न है। बायोडायवर्सिटी और एरिया के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन इन्होंने ऑब्जर्व किया और हमारे सामने रखा, जिससे हमने नाम दिया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। आखिर क्या रिलेशन होता है स्पीसीज और एरिया के बीच में? स्पीसीज का मतलब एक्चुअली बायोडायवर्सिटी, आप मानिए बायोडायवर्सिटी। अब देखते हैं इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वही चीज समझने वाली है, अपने हिसाब से इसको समझते हैं। देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जिस वहाँ के साउथ अमेरिकन जंगलों को जब एक्सप्लोर कर रहे थे, साउथ अमेजन रेन फॉरेस्ट वगैरह, तो सपोज ये वो इलाका है जहाँ बहुत घने जंगल हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टाइप की स्पीसीज बिखरी पड़ी हैं, एक घना जंगल है, अलग अलग टाइप की स्पीसीज, हाँ, एक ही जैसी नहीं। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक पैटर्न देखा कि अगर मैं मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया लेता हूं, 1 मीटर या 10 मीटर स्क्वायर का एक एरिया लेता हूं, तो 10 मीटर स्क्वायर, मैं यहां पे थोड़ा सा एरिया लिखता हूं, 10 मीटर स्क्वायर, इतना लंबा चौड़ा उन्होंने रस्सी बांध के एक एरिया देखा और उसमें देखा इस एरिया में कितनी स्पीसीज मौजूद हैं। सपोज उनको यहां पर मिली 10 मीटर स्क्वायर काफी ज्यादा होता है, उनको 20 टाइप ऑफ स्पीसीज यहां दिखाई दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसका एरिया थोड़ा बढ़ाया, 10 की जगह अब उन्होंने 20 बाई 20 मीटर एरिया फिक्स कर लिया, 20 मीटर स्क्वायर एरिया फिक्स किया। तो यहां पर और भी एरिया बढ़ गया, तो और भी स्पीसीज इसमें शामिल हो गई। और अब उन्होंने जब इस एरिया में स्पीसीज काउंट किया तो इनकी संख्या बढ़कर हो गई 50। ठीक है, अब उन्होंने और एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये हो गया 30 मीटर बाई 30 मीटर स्क्वायर, 30 बाई 30, आप इसको 20 बाई 20 बोलेंगे या 20 बाई 20 मीटर स्क्वायर, इसको 10 बाई 10, हाँ, इसको 30 बाई 30 मीटर स्क्वायर लिया। तो अब एरिया बढ़ा तो इसमें और भी नई स्पीसीज काउंट हो गई। भाई पहले वाली तो थी, लेकिन कुछ और स्पीसीज भी आ गई, ये वाली एक नई आ गई, ये वाली एक नई आ गई, ये वाली एक नई आ गई।
ऐसे धीरे धीरे जब उन्होंने देखा तो स्पीसीज रिचनेस कितना हो गया, मान लीजिए 100 स्पीसीज हो गया, 100 टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है। उन्होंने और एरिया बढ़ाया, 40/40 कर दिया। 40/40 जब किया तो यहां पर मान लीजिए 200 स्पीसीज आ गई। हाँ, 200 आ गई। अब इस जंगल में 200 से ज्यादा स्पीसीज मौजूद ही नहीं है। इस पूरे जंगल में 200 स्पीसीज से ज्यादा इसमें है ही नहीं। अब उन्होंने एरिया बढ़ाना शुरू किया 50/50। हाँ, तो 50/50 किया, तब बताओ क्या बायोडायवर्सिटी आएगी, अभी भी 200 ही आएगी। उन्होंने किया 60/60, अभी भी 200 आ रही है। उन्होंने किया 100/100, अभी भी 200 आ रही है। मतलब अब चाहे एरिया आप कितना भी बढ़ा लो, स्पीसीज रिचनेस इससे ज्यादा नहीं बढ़ रही। मालूम चल गया कि इस पूरे एरिया में टोटल कितने टाइप की स्पीसीज हैं। केवल ये सैंपलिंग करके उन्होंने ये चेक कर लिया कि इस पूरे जंगल में कितने टाइप की स्पीसीज हैं। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ा रहा था, स्पीसीज रिचनेस बढ़ रहा था, स्पीसीज रिचनेस बढ़ रहा था। एक एरिया ऐसा मिला जहां पर मैक्सिमम टाइप ऑफ स्पीसीज कवर हो गई। ये एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद अब एरिया की साइज चाहे कितनी भी आप बढ़ाते जाओ, अब स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ता। ऐसा उनको अपना एक्सपेरिमेंट में मिला। और इसी कंसेप्ट के आधार पर आपका एक प्रैक्टिकल भी होना है, जिसमें हम पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी और पॉपुलेशन डेंसिटी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी के प्रैक्टिकल मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि स्पीसीज रिचनेस और एरिया में क्या रिलेशनशिप है। क्या हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम ये सीधा सीधा यहां देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीसीज, जैसे जैसे ये जो हमारा ये जो स्पीसीज रिचनेस है, इसको आप बायोडायवर्सिटी कह सकते हैं। स्पीसीज रिचनेस S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये है प्रोपोर्शनल, लेकिन कब तक? एक फिक्स एरिया तक, उसके बाद फिर फर्दर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जो मैथमेटिकल एक रिलेशन दिख रहा है, हमको मालूम चल रहा है कि स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये जो आपका जंगल है इसमें डेंसिटी ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, तो अलग अलग एरिया का अलग अलग कुछ आना है। हाँ, तो यहां पर जब हम इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में लेके जाएंगे तो S इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट मान लीजिए मैंने C रख दिया, इज A। अब यहां पर एक आपको स्टीपर स्लोप भी रखना पड़ेगा। एक्चुअली जब हम कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो एक स्लोप बनता है। ये डाटा से डिपेंड होगा आपका रिचनेस किस स्पीड से बढ़ा। मैं इसको भी आपको ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां ये Z, इसको हम स्टीपर स्लोप कहते हैं, एक तरह से स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन इसको हम कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी इसको ग्राफ लेके समझाऊंगा। फिलहाल आप केवल एक इक्वेशन याद कीजिए। इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्पीसीज रिचनेस इज इक्वल टू C, जो कि एक कांस्टेंट है। जब आपने प्रोपोर्शनल हटाया तो आपको कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा, और A की पावर Z। Z इज द स्लोप ऑफ लाइन। अब इसका एक थोड़ा ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा स्पीसीज रिचनेस का, थोड़ा सा समझिए। यहां पे थोड़ा सा मैं दोबारा से डाटा लिखता हूं। 10/10 20 स्पीसीज था, 20/20 मान लीजिए 40 या 50 मैंने लिख दिया। 30/30 पे 100 हो गया, 40/40 पे 200 हो गया, और 50/50 पे अभी भी 200, 60/60 पे अभी भी 200, 100/100 पर अभी भी 200। सपोज इस तरह का डाटा हमको मिला। चलिए इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं।
एक साइड में हम लेते हैं एरिया और एक साइड में लेते हैं स्पीसीज रिचनेस। ये इधर हो जाएगा स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। एस की वैल्यू इधर आएगी, इधर ए की वैल्यू आएगी एरिया। आप इधर क्या बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जैसे जैसे एरिया 10/10 पे आऊंगा मैं, यहां पे मान लीजिए 10/10 है, ये 20/20 है, ये 30/30 है, ये 40/40 है, 50/50 है, ऐसे ऐसे ये आपका अलग अलग है। इधर स्पीसीज रिचनेस है, कितनी स्पीसीज हैं वो यहां पे हम लोग मेंशन करने वाले हैं इस तरह से। तो यहां पर हम देखते हैं कि 10/10 था तो 20 था, सपोज यहां पर हो गया, फिर आपका 50 आया, थोड़ा सा और इधर हो गया, फिर और इधर हो गया, फिर ये 200 पहुंच गया, 200 के बाद अब ये 200 ही रहेगा, ये 200 ही रहेगा। कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राफ बनता है, जब एरिया 0 तो स्पीसीज 0, इस तरह से ग्राफ हमारा बनता है जो बाद में इस तरह से सीधी लाइन बन जाएगा। It is the maximum biodiversity of that area which you are studying. That is the maximum biodiversity. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है इस जंगल की जिसमें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। तो देखिए ये एक जो कर्व बना आपका, इस तरह का जो कर्व बना, यहां इसका स्लोप कितना है, ये स्लोप की बात करते हैं। ये स्लोप कैसा है, इस स्लोप को ही हम बोलते हैं, इस पूरे इस लाइन का जो स्लोप है, इस स्लोप को ही हमने नाम दिया ये जेड, स्लोप ऑफ लाइन। तो ये आपका जेड है। अब ये जेड जो मैंने बनाया, सपोज मान लीजिए हम यही डाटा अगर हम एक डेजर्ट में स्टडी करते, कोई एक रेगिस्तान में जाते, तो वहां जब हम 10/10 देखते तो सपोज वहां 2 स्पीसीज मिलती, हाँ। जब हम वहां 20/20 में जाते तो 3 स्पीसीज, बस एक आध स्पीसीज और बढ़ गई। 30/30 में जाते तो सपोज वहां 5 स्पीसीज हो गई। 40/40 में जाते तो सपोज वहां 6 हो गई। और 10 से ज्यादा वहां स्पीसीज थी नहीं, 50 में 10 हो गया, 60 में 10 हो गया, 100 में 10 हो गया। ये आपका यहाँ स्टेबल कर गया। ये रेगिस्तान की बात है, ये आपके अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात थी। तो रेगिस्तान में अगर मैं एक कर्व बनाऊं तो यहां पर ये एक लाइन आ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, और फिर आके स्टेबल हो गया। ये मान लीजिए इस एरिया का ये बना। अब आप देखिए क्या इसका स्लोप और इसका स्लोप एक जैसा है? नहीं, अलग अलग है, स्लोप अलग है। इसका स्लोप कुछ अलग है, ये जेड इसका अलग आएगा, इसका जेड अलग आएगा। हमारा इक्वेशन क्या था, S = C तो कांस्टेंट है, वो तो एक फिक्स वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर केस के लिए। लेकिन हाँ जब एरिया है, एरिया के ऊपर जेड हमने वो लगाया जो स्लोप को दिखाता है। जितना ज्यादा स्लोप होगा स्पीसीज रिचनेस उतनी ही ज्यादा होगी, जितना स्लोप कम होगा स्पीसीज रिचनेस उतनी ही कम होगी। ये थोड़ा स्लोप आप समझने की बात कीजिए। एरिया अगर आप बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी को आप लेंगे, एक थोड़ा भी एरिया बढ़ाने से लगातार अगर स्पीसीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ढलान बहुत ज्यादा आएगा। आप यहां से थोड़ा फिसल के आनंद लीजिए। देखिए इधर से फिसलेंगे तो बच्चे को मजा आ जाएगा, कितना फिसल यहाँ पे है। और इधर इधर तो बेचारा फिसल ही नहीं पाएगा, उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये स्लोप होता है जो डिपेंड करता है अलग अलग एरिया के लिए, ठीक है। अगर हम एरिया बहुत छोटा लेते हैं तो स्लोप लगभग सभी टाइप के जो इकोसिस्टम है उनके लिए लगभग वैल्यू एक जैसी ही आती है, और इसकी वैल्यू आती है 0.1 से 0.2 के बीच में जनरली। अगर एरिया कम है, और एरिया जब आप बहुत बढ़ा दोगे, सपोज आप कंटिनेंट लेवल पे बात करोगे, तब वहां जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी। कंटिनेंट लेवल पर ये मैं थोड़ा बात कर रहा हूं जेड की वैल्यू की। जनरली लगभग हर इकोसिस्टम में इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में ही आती है। लेकिन जब आप कंटिनेंट या पूरा कंट्री का पूरा वर्ल्ड की जब आप बात करते हैं तो जेड की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। उस वक्त इसकी वैल्यू 0.6 से लेके 1.2 तक पहुंच जाती है। इवन कई बार तो हमको ये 1.15 तक भी देखने को मिलती है।
तो ये एक स्लोप से मुझे थोड़ा ये समझाना था कि कहीं ना कहीं स्पीसीज रिचनेस में जब भी आप इक्वेशन की बात करेंगे इस जेड को भूलना नहीं है। हाँ, ये आपको जब भी आप ये ग्राफ बनाए आपको बहुत ही सिंपल रिलेशन याद रखना है कि एरिया बढ़ाने से स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट आने के बाद अब फर्दर बायोडायवर्सिटी नहीं बढ़ती। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और इक्वेशन याद हो जाएगा S इक्वल टू सी ए की पावर जेड। अब इसका जो ग्राफ है आपके बुक में जब ग्राफ देता है तो इस इक्वेशन को उसने लॉग फॉर्म में भी लिखा है। लॉग लाइन जब लेंगे तो यही आपका हाइपरबोला जो अभी हो रहा था वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। अभी यहां पर तो था S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। अभी ये जो लाइन बनाया है उसने एक स्ट्रेट लाइन, इसका इसी का लॉग फॉर्म अगर आप लेंगे तो उसका स्ट्रेट लाइन आपको बनाना होगा। अगर इसका लॉग फॉर्म लेते तो लॉग S, भाई इसके आगे की भी लॉग लगाना है, इधर भी लॉग लगाना है। लॉग S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका C का भी लॉग आपको लगाना पड़ेगा, लॉग C। और क्या करना है, अब ये A का लॉग लगाएंगे तो जो पावर है वो पहले आ जाएगी, तो यहां आ जाएगा Z लॉग A। क्या इसको याद करने का या रटने की कोई जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये याद रहेगा तो ये हम आसानी से बना सकते हैं। जब इसका आपसे कर्व बनवाए, ग्राफ बनवाए, तो इसका तो आपको हाइपरबोला बना देना इस तरह का इसके लिए। और जब लॉग फॉर्म में बनवाए तो बस सीधा स्ट्रेट लाइन लगाना है, उसमें आपका स्लोप वाला कंसेप्ट एक फिक्स हो गया है, वो उसका फिक्स बन जाएगा। तो जनरली ये एक रिलेशन जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमको बताया कि एरिया बढ़ाने से स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट पहुंचने के बाद बायोडायवर्सिटी आपके कांस्टेंट करने लगती है, सस्टेन हो जाती है, उसके बाद फर्दर पॉसिबल नहीं होता। इसके लेकर हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा। हमारा इकोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क होना है, वो आपको प्रैक्टिकल के दौरान मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये खास तौर पे इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। एस क्या है, एस इज द स्पीसीज रिचनेस। ए क्या है, ए क्या हो गया, एरिया, जहां पर आप स्पीसीज रिचनेस को समझ रहे हैं। जेड क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, जब आप वो डाटा को कर्व बनाएंगे तो कर्व का क्या स्लोप बनेगा, ये जेड उससे रिप्रेजेंट होगा, जिसकी वैल्यू जनरली 0.1 से लेके कितनी होती है, 0.2 के बीच में, बस जनरली इतना ही होता है, 0.1 से 0.2। और सी यहां पर क्या हो गया, एक y का इंटरसेप्ट हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। जब आप ग्राफ बनाते हैं मैथमेटिक्स वाले तो ये इंटरसेप्ट और स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन, ये बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, तो हमको इतना ज्यादा डीप में जाके ये पूरा सब समझने की जरूरत नहीं है। हमको एक इक्वेशन याद रखना है, S इक्वल टू सी ए की पावर जेड, बस। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एक ऐसा एग्जांपल आपके बुक में लिखा है जिसमें जेड की वैल्यू 1.15 आती है, और वो एग्जांपल है फल खाने वाले पक्षी। जब हमने कंप्लीट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखे थे, मतलब एरिया बहुत बढ़ा दिया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें जितना भी ट्रॉपिकल एरिया में फॉरेस्ट है, एक्चुअली ट्रॉपिकल एरिया में वैसे ही स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जब हमने फल खाने वाले पक्षियों के बारे में ये ग्राफ बनाया तो उसके लिए जेड की वैल्यू आई 1.15, ठीक है। अक्सर इसकी वैल्यू यही रहती है 0.1 से 0.2 के बीच में। खास तौर पे हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं जेड की वैल्यू यही रहती है। ये तो एक स्पेशल केस है, जब एरिया आपने कंटिनेंट लेवल पे या पूरा ग्लोबल लेवल पे जब आप एरिया की बात करते हैं तब आपके जेड की वैल्यू बढ़ती है। अक्सर ये 0.1 से 0.2 के बीच में ही रहती है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया बायोडायवर्सिटी में। अब सवाल ये आता है कि इतनी रिच बायोडायवर्सिटी, ठीक है सर, पैटर्न भी समझ में आया कि हमारा इक्वेटर के आसपास के इलाके में ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है, पोल की तरफ जैसे जैसे जाएंगे बायोडायवर्सिटी कम होती चली जाएगी, लेकिन ये बायोडायवर्सिटी अगर नहीं होती तो क्या होता? क्या इस बायोडायवर्सिटी का होना हमारे लिए जरूरी है?
ये आप 25,000 टाइप की फिश, 20,000 टाइप की चींटियां, अरे सर 100-200 होती बस काम चल जाता हमारा, क्या जरूरत था इतना रिच बायोडाइवर्सिटी होने से, क्या फायदा, क्या है हमको, फायदा क्या है। तो वो सब बातें कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बायोडाइवर्सिटी जो भी है, जितनी भी है, एज पर रॉबर्ट में कितना है, 7 मिलियन, 7 मिलियन स्पीसीज। तो ये जो स्पीसीज है इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इसके बारे में कल हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और बायोडाइवर्सिटी में ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है, केवल हम देखेंगे कि क्यों लॉस हो रही है और बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचा सकते हैं। क्वेश्चन तो वहाँ से भी खूब बनते हैं, क्या टॉपिक याद रखना है, कैसे याद रखना है, वो मैं आपको थोड़ा बाद में समझाता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास इतना है।